गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम पी ब्लॉक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पी ब्लॉक के बहुत अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट हमें अभी सीखने हैं। तो लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन था वो नेमिंग ऑफ ऑक्सो कंपाउंड, मतलब जितने भी ऑक्सो कंपाउंड्स हैं उन सब की नेमिंग हम कर सकते हैं, है ना। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि सर जिनकी भी नेमिंग करी उनके स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करें। और ये दोनों लेक्चर बेटा, इससे पहले वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लो आपको स्ट्रक्चर दे दिया, वो नाम पूछ ले, आपको नाम दे दिया, वो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करा ले। तो आपको दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। जिन्होंने भी अभी तक पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली कंपाउंड ना देके वो उसकी नेमिंग दे दे और आपसे पूछे कि इसका स्ट्रक्चर बना दो। तो जब तक आपको आईयूपीएससी नेमिंग नहीं आती तब तक बेटा जी आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो, तो आज की जो कहानी है हमारी वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड, बहुत ध्यान से देखना बेटा जी ये बात। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड। अब अगर हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं तो स्ट्रक्चर किस बिहाफ पर, देखो एक बात मैं पहले ही बता दूं कि किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर है, किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक एक्सपेरिमेंट से ही हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है। बट हम क्या करते हैं कि सर अब हर स्ट्रक्चर का एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करके तो उसको नहीं समझा जाएगा, है ना। सारे स्कूल्स में, सारे कोचिंग्स में सारी मशीनरी तो है नहीं कि हम जाके उसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करेंगे, उससे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे तब समझेंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसी ट्रिक ढूंढ लेते हैं जिससे हम इनके स्ट्रक्चर्स बना सके। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगा दैट इज अ ट्रिक जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सर जो ट्रिक होती है वो 100% वैलिड नहीं होती, मतलब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप 100% कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आपको दिखाई देगा। तो यहां पे क्या है कि सर ये 100% वैलिड नहीं होता, ये तो क्लियर है, नॉट 100% वैलिड। अच्छा, और मैं एक और बात बताऊं कि सर जो हमारे सिलेबस के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको मतलब मैक्सिमम इस ट्रिक से हम उनके स्ट्रक्चर बना लेंगे। जहां पे जो दिक्कत आएगी, जो एक्सेप्शंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि सर कहां दिक्कत आएगी। मतलब कि अगर आपने इस क्लास को समझ लिया तो एडवांस तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो एडवांस तक की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, इतनी मेरी गारंटी है ना। मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑक्सो कंपाउंड है सबके स्ट्रक्चर में सिखा दूंगा, नहीं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर एडवांस तक जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर उतने ऑक्सो कंपाउंड्स है तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि सर कैसे स्ट्रक्चर हमको डिटरमाइन करने हैं। तो बेटा जी ये जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम एक ट्रिक से करेंगे, और ये जो ट्रिक है ये भी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, मतलब दो चीजें हमको यहां पे देखनी पड़ेंगी। पहली चीज होगी बेटा जी आपकी टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज मतलब कि एटम्स जो हैं आपस में किस तरीके से कनेक्ट हैं, दैट वाज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा इसको भी। इसके बाद दूसरी कहानी होगी हमारी स्केलेटन की। जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उनका मतलब डिफरेंट ग्रुप्स का एक फिक्स स्केलेटन होगा कि 15 ग्रुप का स्केलेटन ऐसा है, 14 का ऐसा है, 13 का ऐसा है, 16 का ऐसा है, 17 का ऐसा है ना। तो हम अगर ये दोनों चीजें सीख गए कि सर उनके स्केलेटन कैसे हैं, उनके अंदर लिंकेज कौन सा है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा जी हम किसी भी ऑक्सो, किसी भी नहीं, हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी ऑक्सो कंपाउंड्स हैं उन सब के स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन पहले टाइप्स ऑफ लिंकेज डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद हम स्केलेटन पे मूव करेंगे। तो मैं इसको अभी रफ करता हूं यहां से।
अब स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ध्यान से आपको एक एक बात मेरी सुननी पड़ेगी, एक एक बात समझनी पड़ेगी, और जितना भी मैं बता रहा हूं बेटा जी इसको एक कॉपी में नोट कर लो, है ना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत यहां पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार मैं बोर्ड पे लिख दूं और वो आपको हमेशा याद रहे, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तो कॉम्प्लेक्शन होते ही है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये ध्यान से देखो कि सर अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑक्सो कंपाउंड के, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड, अगर मैं ऑक्सो कंपाउंड का बेटा जी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो पहली चीज थी यहां पे टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज। ध्यान से देखो टाइप्स ऑफ लिंकेज की कहानी। अब यहां पे सर जो टाइप्स ऑफ लिंकेज का पूरा कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपको 3 तरीके के लिंकेज देखने को मिलेंगे, 3 तरीके के बेटा जी आपको यहां पे लिंकेज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे वो 3 मैं आपको बता देता हूं। पहला आप देखोगे बेटा जी जिसको हम कहते हैं ऑक्सी लिंकेज, दूसरा लिंकेज होता है जिसको हम नाम देंगे पर ऑक्सी लिंकेज, दूसरा हमारे पास क्या होगा पर ऑक्सी लिंकेज, एंड द थर्ड वन इज डायरेक्ट लिंकेज। ये हमारे पास क्या है बेटा जी, डायरेक्ट लिंकेज का कॉन्सेप्ट है, यहां पे डायरेक्ट होंगे। अब देख लेते हैं कि सर ये जो ऑक्सी लिंकेज है इसका मतलब क्या है, ये जो पर ऑक्सी लिंकेज है इसका मतलब क्या है, और ये जो आपके सामने बेटा जी डायरेक्ट लिंकेज लिखा है इसका मतलब क्या है। मैं 1 बाय 1 तीनों एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं ऑक्सी लिंकेज की बात करूं तो आपके पास अगर कोई 2 एटम्स हैं, और ये एटम्स देखो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी, मान लो 2 एटम आपके पास सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी, अगर उन 2 एटम्स के बीच एक ऑक्सीजन फंस रहा है इस तरीके से, तो हम उसको नाम देते बेटा जी ऑक्सी लिंकेज। अगर आपके पास 2 एटम्स हैं सेम या डिफरेंट, अगर उनके बीच में 2 ऑक्सीजन या परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब हम उसको कहेंगे बेटा जी पर ऑक्सी लिंकेज। इसका तो नाम ही तुम्हें समझा रहा है कि सर अगर 2 एटम सेम हो या डिफरेंट हो, उनके बीच में कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तब हम उसे कहेंगे क्या, डायरेक्ट लिंकेज। तो अभी इतनी बात तो क्लियर होगी कि सर टाइप्स ऑफ लिंकेज 3 तरीके के हैं, ऑक्सी, परऑक्सी, डायरेक्ट। ऑक्सी लिंकेज का मतलब 2 एटम्स के बीच में एक ऑक्सीजन, अगर 2 एटम्स के बीच में 2 ऑक्सीजन दैट इज परऑक्सी लिंकेज, और अगर 2 एटम्स के बीच में कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे डायरेक्ट लिंकेज। अब आप कहोगे कि सर आपने ये बात तो समझा दी कि ये लिंकेज इतने टाइप के होते हैं, अगर कोई कंपाउंड हमारे पास आ जाए और उस कंपाउंड में वो आपसे पूछे कि बताओ इसमें कौन सा लिंकेज है, तो कंपाउंड को देख के हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर लिंकेज कौन सा है। मैंने जैसे कह दिया कि सर H2SO4, बताओ इसमें कौन सा लिंकेज है, मैंने कहा H2S2O7, बताओ इसमें कौन सा लिंकेज है, मैंने कहा H2S2O8। मतलब कंपाउंड को देख के हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर लिंकेज कौन सा है। पता चल जाए तो हम समझ जाएंगे कि सर अगर ऑक्सी है तो 2 एटम्स एक बीच में ऑक्सीजन फंसा देना है, परऑक्सी है 2 एटम्स बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड फंसा देना है। लेकिन ये पता कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंपाउंड को देखकर आप कैसे बताओगे कि सर इसका लिंकेज कौन सा है। तो ध्यान से देखो, आप 3 चीजें याद रखो। आप क्या करो कि जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो फॉर्मूले से। इतना काम तो पहले से ही कर चुके हैं, कर लोगे। अगर आप कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो आपको 3 केसेस दिखाई देंगे कि जो बेटा जी कंपाउंड है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो मैक्सिमम के बराबर आ रही होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ रही होगी, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम आ रही होगी। ये 3 केसेस आपको मिलेंगे यहां पे। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है तो यहां पर ऑक्सी लिंकेज आपको दिखाई देगा। यहां पे क्या दिखाई देगा, ऑक्सी लिंकेज आपको दिखाई देगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है मैक्सिमम से
तो कंफर्मेशन यहां पे बेटा जी पर ऑक्सी लिंकेज आपको दिखाई देगा हमेशा, कभी भी। बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो और रिलेट कर लो उसे मैक्सिमम से। बराबर है ऑक्सी लिंकेज, ज्यादा है पर ऑक्सी लिंकेज। अगर मान लो कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम आ रही है तो डायरेक्ट लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज होगा। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। अब देखो ये तीन चीजें अगर आपने पता कर ली, अगर ये तीन चीजें बेटा जी आपने पता कर ली तो आप अब किसी भी कंपाउंड को देख के बता सकते हो कि उसके अंदर लिंकेज कौन सा होगा। कैसे? चलो इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मान लो मैंने अभी लिखा था कि मेरे पास H2H2O7 है, आप इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। भाई मैक्सिमम तो सल्फर की आपको पता ही है 6 होगी। फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं निकालूं 2 हाइड्रोजन है प्लस सल्फर 2 है तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यहां से निकालेंगे तो 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू बेटा जी 6 ही आ रही है। मतलब इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। अगर ऐसा है तो इसके अंदर लिंकेज कौन सा होगा? आप चुटकियों में बता दोगे सर इसके अंदर लिंकेज होगा ऑक्सी। मतलब 2 सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन फंस जाएगा ऐसे। क्लियर है? और देख लो, चलो और देखा मैंने, मैं एग्जांपल यहां करा देता हूं और आपको। और एग्जांपल मैंने ले लिया H2S2O8, यहां निकालो। भाई सल्फर की मैक्सिमम तो अब भी 6 है क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम थोड़ी चेंज होगी। अगर फॉर्मूले से निकालो तो 2 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x इज इक्वल टू +7 आ रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम से भी ज्यादा है तो परऑक्सी लिंकेज, मतलब सल्फर के बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड होगा। मतलब इतना काम आप सीख रहे हो, यहां से इतनी कहानी आप सीख रहे हो। और अगर मैं कह दूं कि इसे निकालो N2O4 आपको दे रखा है, इसमें बताओ तो आपने क्या करा N2O4 में कि सर 2x नाइट्रोजन की निकालनी है, -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम होती है बेटा जी +5। तो यहां पे कौन सा लिंकेज दिख रहा है? डायरेक्ट, मतलब 2 नाइट्रोजन डायरेक्टली इस तरीके से जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ेंगे। तो ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि सर हम लिंकेज निकाल सकते हैं कंपाउंड को देख के कि उसके अंदर लिंकेज क्या है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बहुत तेजी से निकालनी आनी चाहिए। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत तेजी से निकाल ली तो आप तुरंत बता दोगे कि सर इसके अंदर लिंकेज कौन सा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो अब देखो सर हम लिंकेज निकालना तो सीख गए। दूसरा क्या था कि अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो दूसरा काम आपको क्या आना चाहिए बेटा जी? स्केलेटन। दूसरा काम क्या आना चाहिए आपको? स्केलेटन। चलो ध्यान से देख लेते हैं कि स्केलेटन की भी कहानी क्या है। इधर देखो ध्यान से। अगर मैं स्केलेटन की बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं, स्ट्रक्चर, और इन स्ट्रक्चर्स में मैं अब दूसरा कंसेप्ट लेके आता हूं। दूसरा फैक्टर जो था वो स्केलेटन का था। अगर मान लो आपके पास 13 ग्रुप हो, 14 ग्रुप हो, 15 ग्रुप हो, 16 ग्रुप हो, 17, 18 की कहानी थोड़ी सी अलग रहती है, वो मैं बताऊंगा। 18 में ऑक्सो कंपाउंड्स तो बनते ही नहीं, ठीक है। चलो देखो, अगर 13 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है तो 13 ग्रुप का ऐसा सा स्केलेटन आप एक बना दो। 14 ग्रुप दिखाई दे रहा है तो 14 ग्रुप का बेटा जी ऐसा सा स्केलेटन बना के एक तैयार रख दो। हालांकि ये तो क्लियर है कि सर 13 और 14 के 12th क्लास से तो लेना देना है ही नहीं, बिकॉज ये 11th के सिलेबस में थे। तो इनको याद भी ना रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें फर्क पड़ेगा इनसे, तीनों से, है ना। ये 3 हमारे 12th क्लास में है, ये 3 हमारे किस में है बेटा जी? 12th क्लास में। तो अगर मैं 15 ग्रुप की बात करूं तो 15 ग्रुप का अगर आपको कोई भी एटम कंपाउंड दिखाई दे जाए तो आप उसका स्केलेटन ऐसे ही बना देना। मतलब अगर आपको 15 ग्रुप दिखाई दे जाए तो इतना काम तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपको 16 ग्रुप दिखाई दे जाए तो बेटा जी सल्फर को ऐसे रखना बीच में और इस तरीके का स्केलेटन बना देना। कहीं भी सल्फर दिखाई दे, सेलेनियम, टेलेनियम कुछ भी दिखाई दे,
या फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कुछ भी दिखाई दे, 17 ग्रुप दिखाई दे कोई सा भी एलिमेंट, तो आप क्या करोगे कि इस तरीके का एक स्केलेटन उसके लिए तैयार कर देना, इस तरीके। तो मेन ये जो 3 मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये स्केलेटन अगर आपने अपने माइंड में रख लिए तो अब आप देखो स्ट्रक्चर कितनी जल्दी बना दोगे, चुटकियों में स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। चलो देखते हैं, तो आप ये स्केलेटन लिख लो। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट डिटरमाइन कराता हूं, स्ट्रक्चर ही सिखाता हूं कि कैसे करने हैं। तो मैं रफ कर रहा हूं इसे। अब हमने स्ट्रक्चर सीख लिया, स्केलेटन सीख लिया, अब बस हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस। और देखो स्ट्रक्चर आपके बनते हुए दिखाई देंगे आपको। चलो आ जाओ, अब इधर देखो बेटा जी। अब यहां पे मेरे पास सबसे पहले मैंने ले लिया H2SO4 का बनाना है, फिर मैं यहां ले रहा हूं H2SO5 का बनाना है, मैं यहां ले रहा हूं H2SO3 का बनाना है। चलो किसी का भी बना दो। आपने यहां क्या करा, यहां पे क्या है कि सर आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले आप लिंकेज का पता करो। तो आप यहां लिंकेज निकालो, सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम भी +6 आ रही है और फॉर्मूले से भी +6 आ रही है, आप निकाल के देख लेना। तो लिंकेज तो सर कंफर्म हो गया कि ऑक्सी है, ठीक है। और सल्फर हमें दिखाई दिया 16 ग्रुप, मतलब स्केलेटन इसका कुछ ऐसा होगा, स्केलेटन इसका कुछ ऐसा सा होगा। लिंकेज ऑक्सी है। अब देखो 2 हाइड्रोजन बचे, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहां लिख लो, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखो, मैं यहां लिखवा देता हूं इतनी जगह में। ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट है कि सर हाइड्रोजन एटम नेवर बी डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। किसी भी हाल में हाइड्रोजन को आप डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच नहीं करेंगे, मतलब सल्फर से डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं जोड़ना हमें, ये बात ध्यान रखनी है। यहां पे एक एक्सेप्शन परेशान करेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉस्फोरस। इन केस ऑफ फॉस्फोरस को भूल जाना, फॉस्फोरस थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। मतलब फॉस्फोरस के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि फॉस्फोरस के कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, एक्सेप्ट फॉस्फोरस किसी भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी एक और कहानी बता दे रहा हूं, मैंने कहा था ना कि स्ट्रक्चर है, ट्रिक है, 100% नहीं होगा, तो एक एक्सेप्शन तो ये है, ये नहीं मानेगा इसको। दूसरा क्या है बेटा जी कि अगर मान लो कि आपके पास फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड है, अगर आपके पास फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड है और उस फॉस्फोरस के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम भी आ जाए, ध्यान सुनो, अगर फॉस्फोरस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम से कम भी आ जाए तब भी इसके अंदर ऑक्सी लिंकेज होगा, ये बात समझो। मतलब फॉस्फोरस के कंपाउंड कभी डायरेक्ट लिंकेज नहीं रखते, कहने का मतलब ये है फॉस्फोरस के 2 फॉस्फोरस डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, ये कह रहा है इस बात का मतलब, है ना। अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी आ रही है तब भी ऑक्सी लिंकेज है, बराबर आ रही है तब भी ऑक्सी लिंकेज है, और अगर ज्यादा आ रही है तब उसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होगा। ये बात बस, ये 2 नोट आप याद रख लो। अब आप स्ट्रक्चर बना लो। अब हमने ये सीख लिया कि सर सल्फर से डायरेक्टली हाइड्रोजन तो जुड़ेगा नहीं और लिंकेज भी ऑक्सी आ रहा है, तो मतलब आपका ऑक्सीजन और यहां कौन आ गया, हाइड्रोजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाम आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, मैक्सिमम +6, इस कंपाउंड के अंदर +8। तो नाम आपको पता चल गया क्या है सर, इसका नाम है पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये, पर सल्फ्यूरिक एसिड। बनाओ स्ट्रक्चर। अगर ये कहानी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है तो लिंकेज भी पता चल गया सर, इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होगा, इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होगा। बनाओ, सल्फर का स्केलेटन दिखते ही ऐसा बना देना, ये मैंने पहले ही कहा था, ये बन गया स्केलेटन। अगर पर ऑक्सी लिंकेज है तो ये पर ऑक्सी लिंकेज बन गया।
अब हाइड्रोजन कितना बचा, एक, और एक बचा इस पे ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन डायरेक्ट तो इससे जुड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन और यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, सॉरी परसल्फ्यूरिक एसिड। इसका चेक करो, इसका नाम क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 है, लेकिन कंपाउंड में आ रही है +4, तो इसका नाम बना इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम -2 पे, इसको कहेंगे हम सल्फ्यूरस एसिड। इसको हम क्या कहेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। और इसके अंदर लिंकेज तो है ही नहीं, इसके अंदर लिंकेज तो है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट सही है। तो देखो यहां पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और अगर मैं यहां देखूं तो देखो अब आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से बन जाएगा, और इसके पास एक लॉन पेयर यहां रह जाएगा। भाई इसके पास सल्फर के हालांकि 6 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन यह 6 है ही नहीं बॉन्ड, 3 आपके पास ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सिर्फ इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं। बिकॉज पहले मुझे हाइड्रोजन की जुगाड़ बैठानी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली सल्फर से अटैच नहीं होगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो लिया। अब इसके पास 1 2 3 ही ऑक्सीजन थे, तो 3 ऑक्सीजन थे, तो एक लॉन पेयर बच गया, और ये आपके पास हो गया सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। एक बार यहीं से जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, उन्होंने कहा, उन्होंने आपको 2-3 स्ट्रक्चर दे रखे थे, ऐसा ही सही था कि एक था मेरे पास H2SO5 और एक था मेरे पास H2SO3। उन्होंने पूछा, चलो इसे 4 कर लो, 4 था शायद इसमें, उन्होंने पूछा कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास मैक्सिमम पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपको कब मिलता है, जब डबल बॉन्ड हो, है ना। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, देखो ये रहा, तो एक पाई बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा है आपको और एक पाई बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा है, तो इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अगर मैं इस सल्फ्यूरस एसिड को देखूं तो इसके पास एक ही डबल बॉन्ड है, तो बेटा जी इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन था, और अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू ये बड़े प्यार से बता सकते हो कि सर इसके पास एक पाई बॉन्ड होगा, इसके पास 2 पाई बॉन्ड होगा। आपसे पूछ सकता है बताओ H2SO4 के अंदर सल्फर OH बॉन्ड कितने हैं, ये OH बॉन्ड कितने हैं। आपसे पूछ सकता है सल्फर डबल बॉन्ड कितने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर OH बॉन्ड कितने हैं, 1 2, इसके अंदर एक ही OH बॉन्ड है, सल्फर OH बॉन्ड देखो एक ही है, यहाँ पे सल्फर OO बॉन्ड है। तो इसके पास अगर मैं सल्फर OH बॉन्ड की बात करूं तो 2 है, इसके पास 1 है, उसके पास भी 2 है। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करूं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और यहां पर 1 है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो मैं रफ कर रहा हूं और स्ट्रक्चर्स आपको बताता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलो अब देखो सर ये स्ट्रक्चर्स हो गए, और देखते हैं, स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे होते हैं, और स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने डिटरमाइन करता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं और स्ट्रक्चर्स की बात करूं, जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने H2S2O7, आपके सामने लिखा H2S2O8, है ना। चलो इनका ही बना लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या था, आप थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ाओगे तो आपको दिख जाएगा, ये था मेरे पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या था, ये था परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखो, अगर मैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं या मैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं, आप यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो सल्फर दिखाई दे गया, सल्फर का लिंक वो बना लो स्केलेटन, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर का स्केलेटन बन जाएगा, ये बन गया आपके पास स्केलेटन। यहां पे भी 2 सल्फर है, तो आप सबसे पहला काम स्केलेटन तैयार करना होता है हमारा, आपने स्केलेटन तैयार कर लिया, ठीक है। इतना काम तो सब कर लेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हम निकालते हैं इसमें लिंकेज। सर इसके अंदर आपने देखा सल्फर की मैक्सिमम तो +6 आएगी, यहां अंदर मैं कैलकुलेट करूं फॉर्मूले से तो देखो 2 + 2x - 14 = 0, यहां भी x = 6 आ रहा है, तो लिंकेज तो कंफर्म हो गया। यहां पे कौन सा होगा, ऑक्सी।
यहां पे अगर चेक करूं सर मैक्सिमम तो अब भी 6 ही है, क्योंकि मैक्सिमम सल्फर की चेंज नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर आ रही है +7, आप निकाल लेना। मतलब कि यहां पे लिंकेज आने वाला है पर ऑक्सी, इतना तो देखो कंफर्म हो रहा है मुझे। अगर आपका लिंकेज ऑक्सी है तो मतलब कि ये सल्फर सल्फर एक ऑक्सीजन से जुड़ गए। अगर आपका लिंकेज पर ऑक्सी है तो इनके बीच में 2 ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्ड आ गए। अब देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन बचे और 2 ही ऑक्सीजन, बिकॉज 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन काम आ गए, तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे, और हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली तो जुड़ेगा नहीं, तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सेम कहानी है, 2 हाइड्रोजन बचे 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो ये बन गया स्ट्रक्चर, ये आपके पास बन गया स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये परऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड है। और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं, चलो बना लेते हैं। हालांकि देखो फास्फोरस के स्ट्रक्चर सारे ही डिलीटेड हैं बोर्ड में से, तो है ना, तो बोर्ड में चाहे मत पढ़ना फास्फोरस के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख लो। अगर मान लो कि मेरे पास एक है H3PO4, एक है H3PO3 और तीसरा कंपाउंड है H3PO2। ध्यान से देखो, आपको फास्फोरस दिखाई दे रहा है ना, आंख बंद करके स्केलेटन बनाओ। आपको फास्फोरस दिखाई दे रहा है ना, स्केलेटन बनाओ। आपको फास्फोरस दिखाई दे रहा है, स्केलेटन बनाओ। इतना काम तो कर लिया। मैक्सिमम यहां भी +5 है, यहां भी +5 है और यहां भी +5 है मैक्सिमम। फॉर्मूले से इसकी +5 भी आ रही है, इसकी फॉर्मूले से +3 आ रही है और इसकी फॉर्मूले से +1 है। ठीक है, अब देखो कि सर यहां पे ये कहानी है। अब यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है तब तो ऑक्सी लिंकेज होगा, मतलब कि फास्फोरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है, फॉस्फोरिक एसिड का। ये किसका है, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर हम H3PO3 की बात करें तो मैक्सिमम -2 पे नाम हो जाएगा इसका फॉस्फोरस एसिड। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर डायरेक्ट लिंकेज है। आपके पास ऑक्सीजन कितने बचे, अभी 2 बचे और 3 आपके पास हाइड्रोजन। तो आपने क्या करा सर, एक तो OH और OH, देखो 2 तो आपके व्यस्त हो गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एक आपके पास क्या बच रहा है अभी, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां डायरेक्टली लगा दिया। और याद करो कि जब मैंने आपको नोट लिखवाया था, मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपको दिख जाएगा कि फास्फोरस से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। तो ये आपको दिखाई दिया। यहां पे देखा तो यहां पे डायरेक्ट लिंकेज है। अब यहां पे अगर कहानी देखेंगे तो सर एक ऑक्सीजन बचा, इसने एक ऑक्सीजन से तो OH बन गया। अभी 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां। तो आपको एक ये दिखाई दे रहा है और एक बेटा जी आपको यहां पे दिखाई देगा हाइड्रोजन। गॉट इट। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है जिसको कहते हैं नंबर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, है ना। तो अगर आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड देखनी है तो कितनी बेसिसिटी ऑफ एसिड है, तो वो आप देख सकते हो कि सर इसके पास कितने OH बॉन्ड हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड में हम क्या देखेंगे कि सर कितने OH इसके पास है। तो इसके पास 3 OH है, तो इसकी नंबर ऑफ बेसिसिटी आपके पास 3 हो जाएगी, इसकी नंबर ऑफ बेसिसिटी 2 हो जाएगी और इसकी नंबर ऑफ बेसिसिटी 1 हो जाएगी। बिकॉज ये एक ही हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन हमेशा वही डोनेट होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड आपका स्ट्रांग है, ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल सकता है। भाई बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है कि एसिड कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो यहां पे तो 3 कर सकता है, यहां 2 ही कर पाएगा, यहां 1 ही कर पाएगा। प्रोटॉन वही डोनेट होंगे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होंगे, क्योंकि वही आपका वीक बॉन्ड होता है। ये वाला बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है। गॉट इट। तो ये बात आप याद रखना कि नंबर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड हम कैसे निकालेंगे किसी भी फास्फोरस कंपाउंड के अंदर। अब देखो कि सर फास्फोरस के सीख लिए कुछ कंपाउंड्स नाइट्रोजन के भी पूछे जाते हैं, है ना, नाइट्रोजन के भी पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन के भी मैं बता देता हूं कि कैसे हम करेंगे। तो अब हम नाइट्रोजन के देख लेते हैं कि सर अगर मेरे पास N2O4 है, N2O5 है, N2O6 है, तो इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखो,
अगर मैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो आप पहले यहां पे इसकी मैक्सिमम तो +5 है, आप यहां कैलकुलेट करोगे इसकी +4 आ रही होगी, निकाल लो। देखो 2x - 8 = 0, x = 4। यहां कैलकुलेट करो 2x - 10 = 0, x = 5। और मैक्सिमम कितनी है सर? मैक्सिमम भी +5 है, ये भी +5 आ रही है। यहां पे चेक करोगे सर 2x - 12 = 0, x = आपकी 6 आ गई, मैक्सिमम 5 है, वैसे आ कितनी रही है? 6। यहां पे आपको दिख रहा है कि सर डायरेक्ट लिंकेज होगा, दिख गया ना भाई। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम आ रही है मतलब डायरेक्ट लिंकेज है, बराबर आ रही है तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सी लिंकेज है। और बेटा जी अगर ज्यादा आ रही है तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे पर ऑक्सी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है। चलो आते हैं, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि बेटा जी नाइट्रोजन जो है इसकी जो कोवैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है वो होती है 3, मतलब मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड तो इतने ही बनाता है वो, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड तो इतने ही बनाएगा। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करूं, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो वो होते हैं 4, जिसमें से 3 तो सर यही है। एक बॉन्ड वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसे, मैं समझाता हूं। आपने देखा है कि सर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। 3 तो वो शेयर कर लेता है क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही शेयर कर पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हो, इसको आप नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। इनको क्या कहते हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या है कि अगर मान लो कि इसके पास कोई ऐसा बंदा पहुंच जाए, कोई ऐसा बंदा पहुंच जाए जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये अपना लॉन पेयर बेटा जी उसको दे देता है। और जब अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किसी ऐसे एटम को दे रहे हो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन तो हमारा एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 12th में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बहुत डिटेल से समझेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी क्या है। तो फिलहाल मैंने ये बताया कि नाइट्रोजन मेनली 3 बॉन्ड बनाएगा, एक उसके पास लॉन पेयर रहता है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो अपना लॉन पेयर डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर बताने हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां देखो कि सर कैसे हम इनके स्ट्रक्चर बना देंगे, ध्यान से देखना। अब मेरे पास क्या है कि सर डायरेक्ट लिंकेज है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ऑक्सी लिंकेज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा, पर ऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। इतनी कहानी तो समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर ये कहानी हमें समझ में आ रही है कि सर ये है, तो अब आपसे कह रहा है वो ऐसा, तो देखो एक तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक नाइट्रोजन ने इसने डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। अब दिक्कत क्या है कि सर अब इसके 2 और 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, और नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड तो 3 ही बनाता है। तो यहां पे देखो 1 2 3, इसके भी देखो नाइट्रोजन के 1 2 3 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। एक लॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे बचा है, एक लॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे बचा है। अभी देखो इस कंपाउंड के अंदर आपके 2 ही ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए हैं, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन यहां घूम रहा है और एक ऑक्सीजन यहां होगा। इस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं सर? ऑक्सीजन का 6 एटॉमिक नंबर है, तो 2,6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6। समझना, अब इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में? लॉन पेयर पे। तो बेटा जी क्या करेगा नाइट्रोजन? अपने लॉन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये अपने लॉन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो कहीं ना कहीं आपको कैसा दिखाई देगा कि सर नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, और एक उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिया है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया N2O4 का। N2O5 पे सेम कहानी सर, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक इसके पास लॉन पेयर बच गया।
अब यहां पे भी हमारे पास 1 2 3 ऑक्सीजन यूज हो गए, एक ऑक्सीजन यहां होगा, ये उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, एक ऑक्सीजन यहां होगा, ये उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, ऐसा सही स्ट्रक्चर बन जाएगा। N2O6 को देखो सर, एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड, एक आपके पास लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है। अब ऑक्सीजन देखो 6 है, 1 2 3 4, 4 यूज हुए, एक ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, एक ऑक्सीजन, ये 6 हो गए, एक ये इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा, एक ये इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा। तो कैसे से बन गए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहां पे ऐसा सा बन गया। ऐसे देखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने यहां बना दिया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने यहां बना दिया, और ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास N2O4 N2O5 और N2O6 का स्ट्रक्चर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 2-3 स्ट्रक्चर मैं आपको और बताता हूं, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। आपको नाइट्रोजन के 1-2 स्ट्रक्चर और पता हो, मतलब आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं फंसाने का वो किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखो अब क्या है कि सर आपसे कह रहा है वो कि आपके पास HNO3 है, आपके पास HNO2 है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। ये है आपके पास, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड, ये हमारे पास नाइट्रस एसिड। अब देखो नाइट्रोजन की कहानी हमको क्या पता है सर, एक डबल बॉन्ड और एक इसने बनाया, क्योंकि डायरेक्टली हाइड्रोजन को तो जोड़ेगा नहीं भाई, सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब इसके पास फिर वो क्या बचा, एक लॉन पेयर, और देखो ऑक्सीजन कितने, 3 1 2, एक ऑक्सीजन और होगा, उसको ये किससे दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो आपको कैसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं नाइट्रस एसिड की बात करूं तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डायरेक्ट तो जुड़े, हाइड्रोजन डायरेक्ट तो जुड़ेगा नहीं, तो कुछ इस तरीके से, एक इसके पास क्या रह जाएगा, लॉन पेयर। अब देखो 2 ऑक्सीजन थे, 1 2, दोनों ऑक्सीजन यूज हो गए, एक हाइड्रोजन यूज हो गया, एक नाइट्रोजन, ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर बेटा जी नाइट्रस एसिड का। तो आपने देखा कि सर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी मैंने आपको नेमिंग सिखाई थी, उन सब के स्ट्रक्चर आप बेटा जी यहां से बना सकते हो। ये आपके पास एक सुपर ट्रिक है किसी भी ऑक्सो कंपाउंड एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर्स बनाने की, है ना। तो अगर आपने ये दिमाग में रख लिया और इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाने की कुछ प्रैक्टिस कर ली, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत आराम से बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी हमारी थी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि आज का जो हमारा एम था कि हम ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर सीखेंगे, ऑक्सो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर सीखेंगे, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन आपके एग्जाम में बेटा जी कुछ स्ट्रक्चर्स और भी होते हैं जो ऑक्सो नहीं होते। भाई ऐसा थोड़ी कि पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ ऑक्सो कंपाउंड ही बनेंगे, नहीं, पी ब्लॉक के कुछ और भी तरीके के कंपाउंड बनते हैं जो ऑक्सो नहीं होते, तो कुछ उनके भी स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में डिटरमाइन है। तो पी ब्लॉक के अंदर कुछ नॉन ऑक्सो कंपाउंड भी बनेंगे, उन नॉन ऑक्सो कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी हम डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो हमारे पास पी ब्लॉक के नॉन ऑक्सो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन करें, और वो भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास का काम आई होप कि आपको ठीक ठाक समझ में आ गया हो, और ये इससे प्रीवियस वाली क्लास और आज की क्लास अगर आपने ढंग से सीख ली तो आपके बेटा जी हर एग्जाम में लगभग 4 मार्क्स तैयार हो गए। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के नॉन ऑक्सो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का, ठीक है। ओके, बाय बाय।